दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का सिखवाल ऑनलाइन हब पर। चलिए, तो फटाफट जुड़िए सभी लोग। आज जो है हम लोग रिट एसएसटी का मॉडल पेपर नंबर 2 जो है यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फटाफट सब लोग जो है लाइव जुड़ जाइए। कल जो है हमने शाम को इसी समय यानी 4 बजे जो है रिट का एसएसटी का मॉडल पेपर नंबर 1 जो है सोल्व किया था। तो ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग, राम राम भाई सभी लोगों को। फटाफट से एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए, आई होप सो फटाफट सब लोग जुड़ चुके हैं। या कुशाल जी भाई कैसे हैं? नमस्कार भाई सभी लोगों को। चलिए, तो फटाफट से आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा। तब तक हम जो है फर्स्ट क्वेश्चन आज यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। ध्यान रखिए, मॉडल पेपर नंबर 2 जो है आज यहाँ पर हम सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने दिया हुआ है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है और देखिएगा। पहला सवाल कह रहा है कि भारतीय इतिहास में, बिल्कुल भाई कुशल जी मानने वाली बहुत जल्दी आएगी भाई, ठीक है, बिल्कुल कंफर्म आएगी भाई, डोंट वरी। चलिए, भरत राम जी नमस्ते भाई, स्वामी जी, टाइगर साहब राम राम भाई, राम राम, दीपक जी भाई नमस्कार। चलिए, तो यहाँ पे सवाल था भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन किस काल में किया गया है ना। किस काल में जो है पहली बार जो है जन्म और मृत्यु का पंजीकरण जो है किया गया। हेलो विष्णु जी कैसे हैं? चलिए, तो यहां दिया हुआ आंसर पहला महाजनपद काल, दूसरा गुप्त काल, तीसरा कुषाण काल और चौथा मौर्य काल। देखिए, सबसे पहले भारतीय इतिहास में जो जन्म और मृत्यु का पंजीकरण है ये फर्स्ट टाइम किया गया था मौर्य काल में, ठीक है। मौर्य काल आप सब जानते हैं 322 ईसा पूर्व, ठीक है, 322 बिफोर क्राइस्ट में जो है ये मौर्य वंश स्थापित हुआ था। और ध्यान रखो, इसके प्रशासन की हम बात करें तो इसके प्रशासन को कई मंडल में बांटा गया है। क्या बोल रहा हूं मैं? प्रशासन को जो है कई मंडलों में बांटा गया है। और इसी के तीसरे मंडल में, किस मंडल में भाई? सामान्यतः प्रशासन के तीसरे मंडल में जो है ये जन्म और मृत्यु का पंजीकरण जो है किया जाता था, ठीक है ना। कौन से मंडल भाई? तीसरे मंडल। बिल्कुल सही सभी का, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यह आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए, नेक्स्ट लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, यू नो वेरी वेल ऑल्सो, जो है कहां से लिया गया है? पहला सांची स्तंभ से, दूसरा सारनाथ स्तंभ से, तीसरा इलाहाबाद या प्रयागराज स्तंभ से और चौथा लुम्बिनी स्तंभ से। आपने देखा होगा हमारा प्रतीक चिन्ह है, ठीक है, 4 शेर दिखते आपको 3 है लेकिन वो होते 4 हैं, ठीक है, वो आपके दिखाई देते हैं। वहीं पे आपका अशोक चक्र आपको दिखाई देता है और उसके ऊपर शेर के ऊपर एक धर्म चक्र भी है, ठीक है ना। तो वो कौन सा आपका स्तंभ है, कौन सा है जहां से राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है? सांची स्तंभ, सारनाथ स्तंभ, इलाहाबाद स्तंभ या लुम्बिनी स्तंभ? मैं भी कमेंट्स आपको देख पा रहा हूं सभी के। चलिए, वेरी गुड, बताइए किस से लिया गया है? तो यहां पे जो आंसर होगा, बिल्कुल दीपक जी बोल रहे हैं सर बी आंसर होगा। चलिए, बिल्कुल दीपक देवरा जी बिल्कुल सही है, आपका आंसर बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कौन सा? सारनाथ स्तंभ से जो है इसे लिया गया है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मांगी जी सी बोल रहे नहीं मांगी जी, यहाँ क्या होगा? सारनाथ स्तंभ से लिया गया, देखा होगा आपने, ठीक है। इसमें जो है एक तरह से 4 शेर हैं लेकिन दिखाई जो देते हैं वो 3 दिखाई देते हैं आपको, ठीक है। दिखाई जो देते हैं वो 3 देते हैं लेकिन है 4 शेर जो एक दूसरे से सटकर जो है बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल भरत राम जी बिल्कुल सही है। चलिए, बिल्कुल सिद्धार्थ भाई आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे क्या कहते थे? बहुत प्यारा सवाल है। सवाल क्या पूछा है? जय हिंद सिद्धार्थ भाई, जय हिंद, ठीक है। गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे क्या कहते थे? उसे वेलन वगाई कहते थे, शाला भोग कहते थे, देवदान कहते थे या फिर अग्रहार कहते थे? गुप्त काल में जो भूमि दान दी जाती थी उस भूमि को जो है क्या कहा गया है? ये यहां पर आपका जो है क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से आंसर दीजिएगा भाई। वेलन वगाई, शाला भोग, देवदान या अग्रहार? देखते हैं फर्स्ट और राइट कमेंट जो किसका आता है। फटाफट से कमेंट करिए, क्लास को ज्यादा लाइक और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। बताइए बताइए भाई। जी हाँ, देखिए यहां पे इसका करते हैं पोस्टमार्टम। देखिए, वेलन वगई जो है ये आपके चोल साम्राज्य की है। किसकी भाई? चोल साम्राज्य की। ऐसी भूमि जो कि गैर ब्राह्मणों के पास होती थी। किसके पास भाई?
गैर ब्राह्मणों के पास होती थी। शाला भोग जो है ये विद्यालय के लिए यानी ज्ञानार्जन के लिए, किसके लिए भाई? ज्ञानार्जन के लिए दी गई भूमि थी। देवदान जो है ये वो भूमि थी जो मंदिरों के लिए दी जाती थी। किसके लिए? मंदिर के लिए। रविंद्र भाई नमस्कार, ठीक है। और अग्रहार, अग्रहार जो भूमि थी ये गुप्त काल में ब्राह्मणों को दान दी जाती थी, ठीक है। राजा जो है ये दान देता था। कौन भाई? राजा, ठीक है। राजा के स्वामित्व वाली होती थी, लेकिन बाद में जो इसको दान दिया जाता था तो वो जो है क्या बोलते हैं उसके, उसे आप बोलते हैं आपके अग्रहार। बिल्कुल सही सभी का। चलिए, तो ये वेलन वगैरह चोल साम्राज्य की भूमि है। मैं फिर समझा रहा हूं, क्योंकि गैर ब्राह्मणों को दी जाती थी। शाला भोग विद्यालय या ज्ञानार्जन जो संस्थाएं होती है उनको दी जाती थी। देवदान जो ये मंदिर या संबंधित संस्थाओं को दी जाती थी। और अग्रहार ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी। नेक्स्ट, शुंग वंश की स्थापना किस मौर्य सेना नायक द्वारा की गई थी? बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है। बिल्कुल भरतराम जी ध्यान से। शुंग वंश की स्थापना किस मौर्य सेना नायक द्वारा की गई थी? यहां पर फर्स्ट ऑप्शन है आपका पुष्यमित्र शुंग, दूसरा है अग्निमित्र शुंग, तीसरा है वसुमित्र शुंग और चौथा है देवभूति शुंग। बताइए भाई इसका जो है आंसर कौन सा होगा? जरा ध्यान से भाई, बी केयरफुल। शुंग वंश की स्थापना किस मौर्य सेना नायक द्वारा की गई थी? देखते हैं भाई किसका जो है राइट कमेंट आता है, फटाफट से बताइए भाई। जी हाँ, बहुत ध्यान से इसका आंसर बताना है। काफी अच्छा सवाल दिया हुआ है कि शुंग वंश की स्थापना, देखिए मौर्य साम्राज्य, ठीक है, के जो लास्ट राजा थे वो थे आपके बृहद्रथ मौर्य। कौन थे भाई? बृहद्रथ मौर्य जो है अंतिम जो है मौर्य साम्राज्य के शासक थे, ठीक है। और इनके सेनापति कौन थे भाई? इनके सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग। कौन थे भाई? पुष्यमित्र शुंग। तो इनके द्वारा ही क्या किया गया था? शुंग वंश की जो स्थापना की गई थी। अब मेरा एक सवाल है कि कालिदास की किस पुस्तक में यह बताया गया है कि पुष्यमित्र शुंग ने उज्जैन को जीता था? कालिदास की किस पुस्तक में पुष्यमित्र शुंग के उज्जैन विजय के बारे में बताया गया है? जल्दी कमेंट कीजिए भैया, किसी को पता हो तो ये आंसर बताइए। जी हां, जल्दी से, किस पुस्तक में बताया गया है? एनी कमेंट? नो आइडिया? भाई पढ़ना शुरू कर दो, फरवरी में एग्जाम है। तो उस किताब का नाम है मालविकाग्नि मित्रम। क्या है उस पुस्तक का नाम? मालविकाग्नि मित्रम। इस ग्रंथ में ध्यान रखिएगा कालिदास ने यह वर्णित किया है कि पुष्यमित्र शुंग ने उज्जैन को जो है जीता था, विजित किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। कुछ आंदोलन जो है आपके सामने दिए गए हैं, लाइक चंपारण सत्याग्रह, रोलट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और बारडोली सत्याग्रह। मैक्सिमम जो है सब गांधी जी के जो है वो आपके मैक्सिमम इनमें से आंदोलन है और उनका सन दिया हुआ है। आपको सुमेलित करना है कि इनमें से कौन सा जो यहाँ पे करेक्ट फॉर्म में जो है सुमेलित है। बताइए भाई। जी हाँ, चंपारण सत्याग्रह, रोलट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह या बारडोली सत्याग्रह। चलिए भाई देखते हैं सही कमेंट किसका आता है। तो देखिए ध्यान से, गांधी जी के आने के बाद में, ठीक है, ये सारे आंदोलन जो इंपॉर्टेंट बन चुके थे। सबसे पहले बात करें हम जो चंपारण सत्याग्रह है, ठीक है, बताइए। चंपारण सत्याग्रह है ये जो है आपका 1917। रोलट सत्याग्रह ये 1919, आपको पता ही है, इसके बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 और बारडोली सत्याग्रह 1928। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, 3, 4, 1 है कहीं पर, बिल्कुल है साहब। तो बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा हो जाएगा? बी यहां पे करेक्ट हो जाएगा, 2, 3, 4, 1, ठीक है ना। चंपारण 1917, रोलट सत्याग्रह 1919, क्या सत्याग्रह है 1918 और बारडोली सत्याग्रह है 1928। आपने पढ़ा होगा जब रोलट सत्याग्रह चल रहा था, ठीक है, तो पंजाब के 2 नेताओं को गिरफ्तार किया गया था।
और उन्हें ही छुड़ाने के लिए जलियांवाला बाग में वो सभा चल रही थी। क्या मुझे कोई बता सकता है उन जो पंजाब के 2 नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, उन दोनों के नाम क्या थे? ठीक है, एनीबडी कमेंट प्लीज। उन दोनों नेताओं के नाम क्या थे? तो उनके नाम थे डॉक्टर सत्यपाल या डॉक्टर सतपाल। और क्या थे भाई दूसरे थे किचलू। कौन थे भाई? किचलू। ठीक है, और गांधी जी को वहां जाने से रोक दिया गया था, ये बताऊंगा आपको। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, ब्रह्म समाज से प्रेरणा लेकर वेद समाज की स्थापना कब और कहां की गई थी? बिल्कुल सही रविंद्र, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। सत्यपाल जो बिल्कुल सही आंसर है भाई। ठीक है भाई, मैं कह रहा हूं जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतने ही ज्यादा जो है सक्सेस के चांस जो है वो बढ़ेंगे। अब तो सबको पता है भाई 8 वेतन आयोग जो 2026 में लगने वाला है, सैलरियां बहुत बढ़ जाएगी। तो तुम ये ना देखो यार इसका कितना पेमेंट बढ़ गया। मैं दुआ करता हूं और उम्मीद करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारी भी सैलरी जो है क्रेडिट हो जाए, है ना, गवर्नमेंट के द्वारा। तुम्हारे भी जो है 8 वेतन आयोग जो है उसकी बढ़ी हुई सैलरी है। ठीक है भाई, बताइए। तो ये एक तो आपने नाम सुना होगा केशव चंद्र सेन, है ना, और दूसरे श्रीधर नायडू। इन दोनों के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है ना भाई, बिल्कुल सही है। तो कब भाई? मद्रास में। कहां भाई? मद्रास में 1864 को। मद्रास में किससे प्रेरणा लेकर? ब्रह्म समाज से प्रेरणा लेकर जो है इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट सवाल, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? बताइए, 1857 क्रांति, ठीक है, के समय गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, तो डॉक्टर डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड रिपिन। देखिए उस समय एक पोस्ट और होती थी बाद में, एजीजी, यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल। और ये उस समय राजस्थान कौन था भाई? सर पैट्रिक लॉरेंस, है ना, राजस्थान के जी बिल्कुल। तो यहां पे जो सवाल है वो ये है कि उस समय गवर्नर जनरल जो है कौन था? ठीक है, मांगी जी बोल रहे हैं सर ए। नहीं भाई मांगी जी, गलत है आपका आंसर। एन के मेहरा जी बोल रहे हैं बी। बिल्कुल साहब, मेहरा बिल्कुल सही है आपका आंसर। यहां पे कौन सा होगा? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे भाई? लॉर्ड कैनिंग जो थे 1857 के आंसर में गवर्नर जनरल थे। और राजस्थान के एजीजी कौन थे भाई? तो राजस्थान के एजीजी थे सर पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट, चोलकालीन स्थानीय प्रशासन में सर्वसाधारण की सभा किसके अधीन होती थी? सवाल क्या पूछा भाई? चोलकालीन स्थानीय प्रशासन में सर्वसाधारण की सभा किसके अधीन होती थी? सभा, समिति, कोट्टम या उर, किसके अधीन होती थी? देखिए, सर्वसाधारण सभा चोलकालीन बता दूं उन लोगों की होती है, जैसे ग्राम सभा थी। क्या थी भाई? एक तरह से ग्राम सभा, लेकिन उन लोगों की होती थी जो केवल कर देते थे। जो केवल कर देते थे उन्हीं लोगों को इसमें शामिल किया जाता था। ठीक है, अब यहां पे सवाल यह है कि इस समय उस जो सभा होती थी वो किसके अधीन होती थी? सभा के अधीन, समिति के अधीन, कोट्टम के अधीन या उर के अधीन? रविंद्र जी का आंसर आ रहा है डी। ठीक है, बाकी लोग भी आंसर दे फटाफट से और बताएं मुझे किसके अधीन जो है ये होती थी। बिल्कुल जी हाँ, राम लखन जी बोल रहे हैं किसी। बी केयरफुल भाई, है ना, किसके अधीन होती थी? सी। अच्छा, ओके 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 राम लखन जी। देखिए नहीं भाई, ये जो है उर के अधीन होती थी। किसके अधीन होती थी भाई? उर। ठीक है जी हाँ, यहां पे आंसर जो आएगा वो उर आएगा, कोट्टम नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। यहां पूछा है सर्वसाधारण सभा का नाम नहीं पूछा है, पूछा है वो सभा किसके अधीन होती थी। ठीक है, तो उर के अधीन होती थी, ध्यान रखिएगा। चलिए
नेक्स्ट, कानून के समक्ष समानता की अवधारणा। कानून के समक्ष समानता की अवधारणा कानून के शासन की अवधारणा का एक तत्व है। यह किसने प्रतिपादित किया था? यह किसने प्रतिपादित किया था? अब आपने आर्टिकल पढ़े हुए हैं 14 से 18, मैंने कल ही बताया था, ठीक है। ये क्या है? आपको समता या समानता का अधिकार दिया जाता है, हाँ या ना? हाँ जी भाई बताइए। चलिए, तो इसमें बताइए, यहां पे आर्टिकल जो 14 है वो क्या है? कानून के समक्ष समता। क्या है भाई? कानून के समक्ष समता। अब यहां पूछा है कि ये स्टेटमेंट जो है किसका है? आइवर जेनिंग्स का, पॉल जेनेट का, एवी डाइसी का या लॉर्ड एक्टन का? बताओ फ्लावर से भाई, ये जो स्टेटमेंट है ये किसका दिया हुआ है? दिल से हरिए भाई। रविंद्र जी बोल रहे हैं डी कि सर लॉर्ड एक्टन का है। नहीं भाई, ये जो स्टेटमेंट है ये एवी डाइसी का है। किसका है? एवी डाइसी। देखिए, आप किसी भी प्रकार से करके हमें जो है रिट का एग्जाम क्लियर करना है, क्योंकि संस्कृत डिपार्टमेंट के अलावा भी एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो है रिट थर्ड ग्रेड की भर्ती जो आएगी, कंफर्म आएगी, ठीक है। तो अब उसके तैयार रहना है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन से मूल अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? बहुत प्यारा सवाल है और बहुत बार एग्जाम्स में आ भी चुका है, ठीक है, कि कौन से फंडामेंटल राइट को, कौन से मूल अधिकार को अंबेडकर ने संविधान का हृदय व आत्मा कहा है? पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और चौथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बताइए, ठीक है। तो यहां पे कौन सा होगा? हृदय व आत्मा। तो देखिए, इन्होंने हृदय व आत्मा कहा है आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 को कहा है भाई। और अनुच्छेद 32 में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है। इसके द्वारा आपको न्यायपालिका से 5 प्रकार की, कितनी भाई? 5 प्रकार की अपील का प्रावधान मिलता है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की अपील का जो है प्रावधान दिया जाता है। नहीं भाई, नहीं नहीं राम लखन जी, सी नहीं आएगा, बिल्कुल रविंद्र डी आएगा, बिल्कुल सही है भाई, ठीक है, बहुत प्यारा। अब इसमें 5 प्रकार की अपील मिलती है आपको। ये बहुत मूल जो है अधिकार है 32 वाला, ठीक है। अब इसमें पहला मिलता है आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या मिलता है भाई? पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। दूसरा परमादेश, परमादेश। तीसरा अधिकार प्रच्छा। मैं इन सबको समझाऊंगा अभी, डोंट वरी। अधिकार प्रच्छा। चौथा प्रतिषेध और पांचवा उत्प्रेषण। पांचवा क्या है भाई? उत्प्रेषण। अब ध्यान समझिए, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण वो है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है, तो और वो ये मान निर्दोष है, वो मानो निर्दोष है, तो कोर्ट जो है वो उस अधिकारी से पूछेगा कि भाई आपने किस अधिकार या किस के कारण इसको गिरफ्तार किया है, ठीक है। तो बंदियों को मिलने वाली एक तरह से क्या है? ये रेमेडीज है। परमादेश, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है? एक जो न्यायपालिका है, ठीक है, न्यायपालिका किसी भी व्यक्ति यानी जो है, ठीक है, और सरकार को अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए
कहती है। आप देखा होगा कई बार अखबार में आया कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लताड़ लड़ाई, या किसी भी हाई कोर्ट ने उस स्टेट की गवर्नमेंट को कहा कि आप ये काम क्यों नहीं किया, अगर आपसे नहीं तो हम करें, ठीक है ना। तो ये होता है इसमें अधिकार परीक्षा। इसमें क्या होता है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति किसी सरकारी पद पर बैठा है जो उस पद पर बैठने के योग्य नहीं है, तो न्यायपालिका, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, ठीक है ना, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, वो उस व्यक्ति से पूछेगा भाई आप किस अधिकार से इस पद पर हैं। हाई कोर्ट पूछेगा आर्टिकल 226 के तहत, ये तो कौन पूछेगा भाई, हाई कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट पूछेगा आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पे ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इसको नोट कर लो एक बार सभी लोग। चलिए, ठीक है ना। हाँ, और प्रतिषेध, प्रतिषेध उत्प्रेषण, देखिए ये न्यायपालिका के ही भाग है। तरह से मैं कहूं कैसे हैं कि यदि मान लो लोअर कोर्ट में, अब आपका न्यायपालिका 3 लेवल पे होती है, जिला न्यायालय, ठीक है, फिर आपके हाई कोर्ट जो आपके राज्य में होता है, और फिर उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। तो लोअर कोर्ट जो नीचे होते हैं वो, जैसे सुप्रीम कोर्ट के लिए लोअर कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और हाई कोर्ट लिए क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो हायर जो कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, वो लोअर कोर्ट को बोलेगा कि यदि उसमें कोई ऐसा केस चल रहा हो जो उसके अधिकार से बाहर हो, या उसका फैसला पूरे जनता को इफेक्टेड करता हो, तो अपर कोर्ट बोलेगा कि आप इस केस की सुनवाई नहीं करें, रोक दें। उसके क्या बोलते हैं, प्रतिषेध। और यदि ऐसे केस को सुप्रीम कोर्ट या अपर कोर्ट अपने पास फॉरवर्ड करवा लेता है तो वो होता है उत्प्रेषण, ठीक है ना। ये पांचों प्रकार के जो रेमेडीज हैं किसमें दिए हुए हैं आपको, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के फंडामेंटल राइट्स में, जो कि सुप्रीम कोर्ट जो कि 32 में है, और हाई कोर्ट 226 के द्वारा ये आपको प्रदान करता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है भाई। चलिए नेक्स्ट, पंथ निरपेक्ष शब्दावली, जिसे बाद में जोड़ा गया, का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में मिलता है। ठीक है, देखिए पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, कौन सा, पंथ निरपेक्ष। उसके अलावा बताइए क्या क्या शब्द जोड़े गए थे। जी हां, 42 अमेंडमेंट 1976, बताओ भाई। बिल्कुल, कौन कौन से भाई, समाजवादी, और फिर अखंडता, ये जो है शब्द क्या है भाई, जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976, ठीक है। इसे जो है आपके मिनी संविधान भी कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई इसको, मिनी संविधान जो है वो भी कहा जाता है। बिल्कुल भाई, सभी का जो है सही आ रहा है, राइट भाई। चलिए जस्ट ए मिनट, जी हाँ बिल्कुल, रवीना जी बिल्कुल सही है, ठीक है। 42 भी बिल्कुल सही है, रवीना जी बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, ठीक है ना, चलो 42 अमेंडमेंट था। नेक्स्ट, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के सही समूह को पहचाने। देखिए बिल्कुल सही है। तो यहां पे सवाल है कि 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाएं, देखिए जो 8वीं अनुसूची है, ठीक है, इसमें भाषाएं का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। और पहले कितनी, इसमें 14 भाषाएं, अब कितनी है इसमें, 22 भाषाएं दी हुई है। वर्तमान कितनी इसमें, 22 भाषाएं। इन 22 भाषाओं को ही, ठीक है, क्या कहा जाता है, अनुसूचित या अधिसूचित भाषाएं, ठीक है। क्या राजस्थान इसमें है, नहीं भाई, राजस्थानी भाषा को अभी तक सार्वजनिक मान्यता प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो यहां पूछा है सही समूह को पहचाने, तो ध्यान देना इसमें हिंदी है, संस्कृत भी है, दोनों है, लेकिन इसमें इंग्लिश नहीं है। अंग्रेजी भाषा को 8वीं अनुसूची में स्थान नहीं दिया गया, बिल्कुल सही है। संथाली, हिंदी और संस्कृत, तो अंग्रेजी शब्द यहां पे नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जाहिर सी बात, सिंपल सा हो गया, ओके ना। बिल्कुल, इंग्लिश को जो है इसमें ऐड नहीं किया गया है। जैसे इसमें एक भाषा है डोगरी, बताइए डोगरी जो है ये किस स्टेट की लैंग्वेज है या किस यूटी की लैंग्वेज है। संथाली आप यूज करते हो कहां पे, झारखंड में,
झारखंड में बोली जाती है विशेषतः, उसके अलावा पश्चिम बंगाल में बोलते हैं, उड़ीसा में बोलते हैं संथाली को। ठीक है, बताइए तो यहां पे जो है डोगरी भाषा जो है किस यूटी या स्टेट में यूज की जाती है? डोगरी को भी जो है इस शेड्यूल 8 में जो है शामिल किया गया है। बताइए भाई जल्दी से। बिल्कुल 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 रवीना, वेरी गुड, सही है कि साहब जम्मू कश्मीर की, यस, कहां की भाई? जम्मू कश्मीर की ये लोकल लैंग्वेज है। कौन सी? डोगरी। चलिए वेरी गुड, सही है। ओके, नेक्स्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? कब जो है स्वीकार किया गया? नहीं रविंद्र, चंडीगढ़ नहीं है, ठीक है, आंसर उसका जम्मू होगा। जम्मू कश्मीर में डोगरी जो है बेटा बोली जाती है। ठीक है, तो यहां पर है कब स्वीकार किया गया। तो देखिए संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 थी। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जो है पेश किए गए थे, है ना, पेश किए गए। अच्छा, जैसे कि अपने कोर्ट में या विधानसभा में सेशन होते हैं, उस समय में भी यहां पर सेशन होते थे, फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन, थर्ड सेशन। क्या कोई बताएगा कि उस दिन, ठीक है, किस सेशन में इसे पेश किया गया? प्रथम में, द्वितीय में या तृतीय में? नीरज भाई प्रतापगढ़ से राम राम भाई, राम राम, कैसे हैं आप? बताइए तो कौन से सेशन में जो है इसे पेश किया गया था? ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को। रवीना जी का आंसर सी है। यहां पर आंसर बिल्कुल सही है भाई, सी तो आंसर बिल्कुल सही है कि 22 जनवरी 1947 को जो है इन्हें स्वीकार कर लिया गया। पेश कब किया गया था? 13 दिसंबर को। और किस सेशन में पेश किया गया ध्यान रखना, तो थर्ड सेशन में, तीसरे सेशन में जो है इसे पेश किया गया था। बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय को निम्न में से कौन सा प्रावधान संविधान का व्याख्याकार बताता है? बहुत प्यारा सवाल है। ठीक है, एंड जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कौन सा पावर इनमें से दिया गया है जो कि उसे संविधान की व्याख्या करने का भी हक देता है? ठीक है, देखा होगा जब जब जो है संविधान पर बात आई है, मौलिक अधिकार बात आई है, प्रस्तावना बात आई है, तो सारी हियरिंग जो है वो कहां पर हुई है? सुप्रीम कोर्ट में हुई है। ठीक है, और इसी अधिकार के द्वारा, अब मैं थोड़ा आपको लिए थोड़ा इजी करता हूं मामला, इसी अधिकार के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन खुद चेंज भी कर देता है। ठीक है, जी हां, ठीक है, तो यहां पे वो आंसर क्या होगा? विधिक साक्षरता, लोक अदालत, न्यायिक पुनरावलोकन या जनहित याचिका? तो भाई इसका आंसर होगा न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, यानी जुडिशरी जो है वो अपने खुद के डिसीजन भी रिव्यू कर सकती है, उन्हें चेंज कर सकती है। अच्छा, हमें ये न्याय पुनरावलोकन की व्यवस्था जो है हमने कहां से ली है? बताइए, किस देश से जो है न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था ली गई है? बिल्कुल भाई, आप कह सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट वही 32 से 226 से हाई कोर्ट। तो कौन सा भाई? यूएसए। किससे? अमेरिका से। चलिए नेक्स्ट, जिला दंड नायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां हैं, ठीक है ना, कौन कौन सी हैं? अब देखिए क्वेश्चन जो है प्रीवियस एग्जाम्स में आया हुआ है, ठीक है ना, आंसर में थोड़ा डिस्कस हुआ था इसके, तो यहां पर मैंने इसको थोड़ा चेंज किया है। ठीक है, यस, अमेरिका लिखा ऐसे पर समझ गया मैं, अमेरिका। ठीक है, तो यहां पर कानून व्यवस्था में बिल्कुल सही है भाई, पुलिस पर नियंत्रण करना सही है, बुरा करना सही है, ये भी करता है लेकिन इतना मूल नहीं है ऑप्शन के हिसाब से। तो यहां पे क्या हो जाएगा? फर्स्ट। कौन सा भाई? यहां पे फर्स्ट जो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, कानून व्यवस्था में रखना, पुलिस पर नियंत्रण रखना और बुरा राजस्व एकत्रित करना। चलिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन, कौन सा भाई? 73वां संविधान संशोधन जो है किस वर्ष
पारित हुआ? बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है। बिल्कुल आपने पढ़ा होगा 11वीं अनुसूची, कौन सी भाई? 11वीं अनुसूची जो है जोड़ी गई थी, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। ग्राम पंचायत पढ़े हैं आपने, ठीक है ना। उसके बाद में 12वीं अनुसूची नगर पालिका, नगर निगम, है ना, शहरी स्वशासन, ठीक है, वो 12वीं अनुसूची में आता है। तो यहां पर है कि किस वर्ष जो है पारित हुआ था, पारित पूछ रहा है, ठीक है, पारित पूछ रहा है भाई, बिल्कुल। तो रवीना जी बोल रहे हैं सी, बिल्कुल सही है भाई। यहां पे क्या आएगा? 1992। और लागू कब हुआ? तो लागू हुआ था सब अप्रैल 1993 में क्या हुआ था? ये लागू हुआ था, ठीक है ना। और कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी फिर? 11वीं अनुसूची जो है जोड़ी गई थी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों से संबंधित है? कार्यपालक शक्तियों से संबंधित है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। आर्टिकल 142, आर्टिकल 154, आर्टिकल 171 या आर्टिकल 158? यहां पे पूछ रहा है आपसे कि इनमें से कौन सा जो आर्टिकल है वो राज्यपाल, किसकी? गवर्नर की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है, यानी कि कार्यपालिका शक्तियां हैं, वो उस आर्टिकल में दी हुई हैं। बताइए कौन सी है भाई, जल्दी बताइए। जी हां, रवीना जी बिल्कुल बी केयरफुल पे ध्यान से आंसर दें सभी लोग, बाकी लोग भी आंसर दें कि इसमें क्या आंसर आएगा। देखिए, अगर मैं बात करूं आर्टिकल 142, तो ये तो सर सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। किसका है ये? सर्वोच्च न्यायालय संबंधित है, ये तो आएगा नहीं, ठीक है। 171 ये सर विधान परिषद के गठन की बात है, ये भी नहीं आएगा। अब 154 और 158 ये दोनों ही राज्यपाल से संबंधित हैं। किससे भाई? दोनों जो है राज्यपाल संबंधित हैं, लेकिन 158 में राज्यपाल का जो पद है बताओ क्या है पद के लिए? शक्तियां हैं या योग्यता है? जल्द से, बिल्कुल रविंद्र जी बिल्कुल सही बता रहे हैं, बताइए शक्तियां हैं या योग्यताएं या शर्तें हैं? तो 158 में राज्यपाल पद की क्या है भाई? कंडीशंस हैं, शर्तें हैं। तो यहां पे आंसर क्या होगा? यहां पे आंसर हो जाएगा बी 154। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हरित गृह गैस है? वाह भाई यहां पे जो ग्रीन हाउस इफेक्टेड गैस है वो आपके यहां सामने कौन कौन सी है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। ओके, बिल्कुल सही शक्तियां हैं। देखिए ग्रीन हाउस गैसेस क्या क्या होती है कि सर एक तो मीथेन भी होती है, इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड होती है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, होती है नहीं होती? इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, कुछ मात्रा में O3 भी होती है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सही है, शर्तें, ठीक है। तो यहां पर जो आंसर होगा हरित गृह प्रभाव, ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें सर आंसर होगा ए फर्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना। ये यहां पर जो क्या होगा इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, कोहरा, वर्षा, तूफान आदि मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती हैं? वायुमंडल की किस परत में ये सारी घटनाएं होती है? आयन मंडल, मध्य मंडल, शोभ मंडल या समताप मंडल, ठीक है। जैसे बादलों का गरजना, बादलों का गरजना, है ना, बिजली का चमकना, ठीक है, वर्षा का होना,
तूफान का आना, ये सब जो है एक ही परत में होने वाली गतिविधियां हैं। ठीक है, तो सब किसमें होती है भैया, ये सब जो है क्षोभ मंडल में होती है। धरातल से सतह की ओर जब ऊपर जाएंगे वायुमंडल में, तो पहली परत जो आएगी वो कौन सी आएगी सर, वो आएगी आपकी क्षोभ मंडल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। समताप मंडल क्षोभ मंडल के बाद क्षोभ सीमा के ऊपर होती है, और समताप मंडल में ही ओजोन लेयर पाई जाती है, ओजोन परत जो है वो पाई जाती है। मध्य मंडल वो मंडल है जहां पर सबसे न्यूनतम तापमान होता है, और मध्य मंडल के बाद तापमान जो है वो बढ़ना शुरू कर देता है। आयन मंडल में, ठीक है, प्लस और माइनस आवेशित जो कण हैं वो पाए जाते हैं। ज्यादातर सैटेलाइट्स जो होते हैं वो यहीं पर होते हैं और ज्यादातर जो है संचार साधनों का जो फ्रीक्वेंसी होती है वो यहीं पर सेट होती है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्यम जलवायु होगी? बहुत प्यारा सवाल है भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र में मध्यम जलवायु होगी? पहला, भूमध्य रेखा के निकट यानी कि 0 डिग्री के आसपास, है ना, इस क्षेत्र में, या समुद्र के निकटवर्ती क्षेत्रों में, या ध्रुवों के निकटवर्ती क्षेत्र में, या मरुस्थल में। मध्यम जलवायु, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा सर्दी, समझ गए। देखिए अभी अपने यहां पे, है ना, हम लोग आई थिंक सो आज भी सुबह बहुत कोहरा था, है ना, तो भाई साहब 1 2 3 और जाने क्या क्या और पैर के बैठे रहते हो ना, उसमें पढ़ रजाई में पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, पढ़ तो रहे हो। आप इसी समय आप साउथ में जाइए, समुद्र तटवर्ती क्षेत्र में जाइए, वहां पे इतनी सर्दी नहीं है, वहां पे समान है। ठीक है, यानी कि जो मौसम का प्रभाव जो है वो ज्यादातर कहां पड़ता है, स्थलीय पर्वतीय भागों में। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, समुद्र के निकटवर्ती क्षेत्रों में क्या मिलेगी आपको, मध्यम जलवायु मिलेगी। ठीक है ना, न तो ज्यादा सर्दी और न ज्यादा गर्मी का आपको एहसास होगा। ठीक है ना, जब हमारे यहां भयंकर गर्मियां पड़ती हैं, नहीं रविंद्र जी ज्योग्राफी कोई कमजोर नहीं होती। ज्योग्राफी देखिए मैं बताऊं, ज्योग्राफी सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है ना, ऐसा विषय है जो बाकी विषयों का एक तरह से कहता हूं बैकबोन है। ठीक है ना, ज्योग्राफी एकमात्र ऐसा विषय है जिससे आप एमएससी भी कर सकते हो। ठीक है ना, और ये तो भाई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, नदियां आपके सामने बहती हैं यार, एशिया नदी आपके सामने है, पृथ्वी आपके सामने घूम रही ब्रह्मांड में, जलमुखी आपके सामने फूट रहा है, भूकंप आपके सामने आ रहा है ना, वन आपके सामने है, रामसर साइट आपके सामने है, उद्योग आपके सामने है, ज्योग्राफी तो आपके आंखों के सामने है भाई, है ना। ठीक है, तो ये सबसे इंटेंस सब्जेक्ट है। ध्यान रखो, भूमध्य रेखा के पास क्या होगी, उष्ण जलवायु होगी। क्यों, सूर्य की गतिविधि यहां पे ज्यादा होती है, तो यहां पे बिल्कुल उष्णता और गर्म होगी। यहां तो क्या होगा सर, शीत होगा, यानी कि यहां पे बर्फ होती है। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही है रवीना जी। और मरुस्थल जो है यहां पे क्या होगी, शुष्क प्लस उष्ण। लेकिन अगर मरुस्थल शीत है, लाइक दैट लद्दाख जहां पे बर्फ है, तो वहां पे शीत प्लस शुष्क हो जाएगा। लेकिन मरुस्थल शुष्कता लिए जरूर होता है। जैसे मान लद्दाख में जाओ, वहां पे सर आपको पत्थर मिलेंगे बहुत सारे, ठंड मिलेगी। ठीक है, लेकिन वहां पे लद्दाख में आप जाओ तो केवल चट्टाने हैं और बिल्कुल कोल्ड है, ठंड का जो है क्लाइमेट है वहां पे, लेकिन पेड़ पौधे वहां भी नहीं है। आप हमारे थार डेजर्ट में आओ तो यहां भी रेगिस्तान है, लेकिन अब जो है ग्रीनरी डेवलप हो रही है। ठीक है, लेकिन तपती हुई रेत है। आप जाओ कच्छ में, वहां भी डेजर्ट है, लेकिन वहां पे व्हाइट डेजर्ट, ठीक है, जो किससे बिल्ड हुआ है, जो कि सॉल्ट से बिल्ड हुआ है। कच्छ का जो क्षेत्र है वो नमकीन यानी नमक का जो है क्षेत्र पूरा, तो इट्स ऑल्सो कॉल्ड द डेजर्ट। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट, बहुत प्यारा सवाल है भाई। ठीक है ना, बैथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ, फैकोलिथ, है ना, ये कोई परमाणु बम के नाम हो गए क्या भाई, है ना। क्या है, भूकंप से संबंधित, ज्वालामुखी से संबंधित, नदी, या गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है,
तो रविंद्र जी ध्यान समझना, सपोज करो बेटा कि ये कोई पर्वत है, ठीक है ना, ये कोई पर्वत है, शंकुनुमा है, इसका ये मुख है, इस मुख को कहते हैं क्रेटर। क्या बोलते हैं इसे? क्रेटर, ठीक है। और ये यहां का एक स्पेस है, और यहां पर अंदर चट्टाने जो है पिघली हुई है, तरल अवस्था में है। तो जब गैस जो है इसके धक्का मारती है तो ये पिघली हुई चट्टाने दबाव के साथ यहां से बाहर आती है। तो जब तक ये चट्टाने अंदर पिघली हुई है इसे मैग्मा कहा जाता है, और जब बाहर आती है तो इसे ही लावा कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे? लावा, ठीक है। और लावा के जमने से पठार बनता है, चट्टानें ही बनती हैं। लावा से जो चट्टान बनती है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बोलते हैं उसे? आग्नेय चट्टान। क्या बोलते हैं? आग्नेय। लेकिन दिमाग लगाओ, जब ये शांत हो जाता है या इसका उद्गार रुक जाता है, विस्फोट रुक जाता है, तो यहां भी तो कहीं कहीं दरारों में ये मैग्मा जम जाता होगा, हाँ या ना? बिल्कुल जम जाता है। तो जो आकृतियां मैग्मा से ज्वालामुखी के अंदर बनती हैं, ठीक है, उन सबको कहते हैं ज्वालामुखी की आंतरिक स्थलाकृति, और उन्हें कहते हैं बैथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ, फेकोलिथ, शील, सीट और डाइक। ये तीन नाम भी इसमें जोड़ लेना, ये तीन नाम भी इसमें जोड़ लेना, ठीक है। तो ये सब क्या है बेटा? ये सब ज्वालामुखी के अंदर यानी कि आंतरिक भाग में मैग्मा के जमने से बनने वाली स्थलाकृतियां हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पे क्या होगा आंसर? ज्वालामुखी। नेक्स्ट, कौन सा कथन सही नहीं है? नेक्स्ट सवाल क्या है भाई? कौन सा कथन जो है सही नहीं है? पहला, मृदा निर्माण के मुख्य कारण जनक शेल का स्वरूप और जलवायुविक कारक है। दूसरा, ह्यूमस मृदा के सबसे गहराई वाले भाग में पाई जाती है। रविनाथ जी मिक्स क्वेश्चन है सारे, ठीक है ना, नॉट ओल्ड पेपर, सारे मिक्स क्वेश्चन है, देखते रहिए आप। ह्यूमस मृदा के सबसे गहराई वाले भाग में पाई जाती है। उच्चावच तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। खनिज एवं जैविक पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है, ठीक है ना। तो यहां देखिए, मृदा निर्माण के मुख्य कारण जनक शेल बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलक जिनसे चट्टानों के द्वारा अपरदन के कारण मिट्टी बनती है, ठीक है। अपक्षय और अपरदन के कारण मिट्टी का निर्माण होता है, अपक्षय मेन आएगा। ह्यूमस बिल्कुल सही साहब, ह्यूमस जो है मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। सबसे गहराई वाले भाग में पाए जाते हैं, अरे ना भाई ना 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 ना, ये तो सबसे ऊपरी संस्तर में पाया जाता है, या कह सकते हो ए संस्तर। कभी आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो शायद आई थिंक सो 9th के एनसीईआरटी या 8th के एनसीईआरटी में बहुत सा डायग्राम दिया हुआ है, उसमें साफ दिया हुआ है जो ह्यूमस जो है ये ऊपरी संस्तर या ए संस्तर में जो है पाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहां पे क्या होगा? बी जो है यहां पे सही नहीं है। नेक्स्ट, रानीखेत रोग जो है ये किससे संबंधित है? बताइए, रानीखेत रोग जो है ये किससे संबंधित है? मछलियों से, मधुमक्खियों से, मुर्गियों से, या फिर सुअर से? बताइए किससे जो है ये संबंधित है? बिल्कुल, देखिए इसे जो है न्यू कैसल रोग भी कहा जाता है, इसे जो है डायल रोग भी कहा जाता है, ठीक है ना। यह श्वसन संबंधी क्रिया में होता है, इसमें भाई श्वसन संबंधी क्रिया में होता है, खासकर जो पक्षियों में होता है। और पक्षियों में किसमें भाई? मैक्सिमम रानीखेत। रविंद्र जी भी बोल रहे, रवीना जी बिल्कुल, ठीक है। तो यहां क्या होगा? सब मुर्गियों में होता है, ठीक है ना। नहीं भाई रविंद्र, ठीक है ना, किसमें होगा भाई? ये जो है मुर्गियों में होगा। चलिए नेक्स्ट, बोकारो इस्पात संयंत्र किस पठार पर स्थित है? ठीक है, बोकारो इस्पात स्टील प्लांट है, और ये स्टील प्लांट जो है
1965 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। आरंभ कब हुआ था इसने कार्य करना? 1965 में हुआ था। और किसकी सहायता से हुआ था भाई? तो ये जो है सोवियत संघ की सहायता से जो है स्टार्ट किया गया था, यानी कि जो प्रेजेंट में रशिया है उसकी सहायता से जो है इसे स्टार्ट किया गया था। बिल्कुल सही है। तो ये कहां पर, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल मधु जी बी बिल्कुल सही है, रविनालू सही है, छोटा नागपुर का पठार। एक सवाल यहां पूछता हूं, ठीक है, कि जो छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है ना, इस पठार को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है, ठीक है ना, दो में बांटती है। पहला हजारीबाग का पठार, कौन सा? हजारीबाग का पठार। और दूसरा रांची का पठार। वो नदी कौन सी है जो इन दोनों के बीच में बहती है ना? और कहां पर है सब जानते हैं, झारखंड। बताइए। हाँ, राउरकेला उड़ीसा। बिल्कुल बिल्कुल सही रवीना, छोटा नागपुर झारखंड बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन यहां सवाल मैंने पूछा है कि ऐसी कौन सी नदी है जो इस छोटा नागपुर के पठार, जैसे खनिजों का बिल्कुल आपके वृहद भंडार है, धात्विक खनिज सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ओके, यहां पे जो है वो नदी जो इन्हें दो भागों में बांटती है, हजारीबाग प्लेटू एंड द स्वर्ण नदी। नहीं 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 मधु जी, स्वर्ण रेखा इसमें नहीं आएगी, ठीक है, वो तो हुंडरू जलप्रपात संबंधित है। और स्वर्ण रेखा नदी के किनारे ही तो आपका टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी 1907 बाय द जमशेदजी टाटा, है ना। और जमशेदपुर का प्राचीन नाम सांची गांव था, तो वो तो इसमें नहीं होगा, ठीक है। मैंने कहा ना, बिल्कुल बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, ध्यान से बताइए भाई, बिल्कुल ध्यान से जो है आप बताइए कि वो नदी कौन सी है जो छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में बांटती है। पहला हजारीबाग का पठार और दूसरा रांची का पठार। अरे भाई हिंट दे दूं, ऐसी नदी जिस पर जो प्रोजेक्ट बनाया गया है वो यूएसए की टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। सोन नहीं है रवीना, गलत नहीं रवीना, सोन इस पठार संबंधित कहां हो जाएगी, है ना, सोन कहां आएगी यहां पे ना, बताइए। आंसर है भाई दामोदर। कौन सी नदी है भाई? दामोदर, जिसे बंगाल का शोक कहा जाता था, है ना, बिल्कुल। और इस पर स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर वैली कॉर्पोरेशन यूएसए की टेनेसी नदी घाटी परियोजना के द्वारा संबंधित जो है। अरे नहीं दिलीप जी, नहीं दिलीप जी, नर्मदा नहीं, नर्मदा नागपुर की यहां पठार में कहां आएगी, है ना। नर्मदा का ओरिजिन तो कहां से होता है भाई? एमपी, है ना, बिल्कुल, एमपी, महाराष्ट्र, देन गुजरात, साधु वेट आइलैंड, है ना। चलिए, तो कौन सा होगा भाई? दामोदर नदी, बिल्कुल बिल्कुल। चलो नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपको अयस्क दिए हुए हैं, किस्में दी हुई है, और सामने उनके संबंधित खनिज जो है वो आपको दिए हुए हैं। जैसे लिमोनाइट दिया हुआ है, स्टेफेनाइट दिया हुआ है, मस्कोवाइट दिया हुआ है और लिग्नाइट दिया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल मधु जी, जैविक मरुस्थल नदी बिल्कुल सही है, ठीक है। चांदी, अभ्रक, लोह अयस्क और कोयला, ये जो है चारों आपको यहां पर दिए हुए हैं और कहा है कि इनको आपको सुमेलित करना है। देखते हैं भाई फर्स्ट और राइट आंसर जो है किसका आता है। बिल्कुल ध्यान से आंसर दो, जल्दीबाजी किसी की नहीं है। हम उस एग्जाम तैयारी कर रहे हैं जिसका हम काफी बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे थे, और ऐसे एग्जाम जिनका बहुत वेट करें, 2-2 साल जो तैयारी कर रहे हैं। साहब ये रिटोत्सव है, रिट का सिलेक्शन जो है शादियां करवा देता है, रिट निरस्त हो जाने पे शादियां भी टूट जाती हैं, ठीक है ना। हाँ, तो बिल्कुल बताइए ध्यान से, आंसर बिल्कुल ध्यान से देना, आपको सोच के समझ के देना है। देखिए लिमोनाइट क्या होता है, ठीक है, बताओ भाई फटाफट से। तो लिमोनाइट क्या है सर? लिमोनाइट इज द आयरन ओर, लो यस क्या, ठीक है, तो फर्स्ट में 3 हो जाएगा। स्टेफेनाइट क्या है सर? स्टेफेनाइट जो इज पार्ट ऑफ सिल्वर, तो फर्स्ट आ जाएगा। फिर मस्कोवाइट क्या है सर? अभ्रक है। और लिग्नाइट क्या है? कोयला, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और बिल्कुल पीट, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
लोएस्क में आपके हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है, लिमोनाइट और साइडेराइट, 4 ही तो हैं, ठीक है ना। तो यहां पे कौन सा होगा, यहां पे जो है बी इज द करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। एक तरफ कुछ झीलें आपको दी हुई है, राजस्थान ज्योग्राफी आपके सामने आ चुकी है, और सामने कुछ जो है उनसे संबंधित जिले दिए हुए हैं, जैसे नवलखा झील, तालाब शाही झील, कोलाय झील और गेब सागर झील। और पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है सही सुमेलित है। आपने नवलखा के बारे में बहुत पढ़ा होगा, जैसे नवलखा जो द्वार है, नवलखा दरवाजा जो है, ये भी आपने पढ़ा है, ठीक है। कहां पर है भाई, अरे कौन सा भाई, यह दुर्ग तो बख्तरबंद है, बाकी सब नंगे हैं, है ना। राजस्थान के इतिहास का पहला साका है 1301, राणा हमीर, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नवलखा मंदिर भी है, नवलखा महल भी है, नवलखा बावड़ी भी है, ठीक है ना, नवलखा बुर्ज भी है, बिल्कुल। तो यहां देखिए नवलखा झील की बात करो, कहां पर है साहब, बूंदी, तो ए में क्या आएगा, 3rd आ जाएगा। तालाब शाही कहां है भाई, धौलपुर, तो 4 आ जाएगा। कुलायत कहां है भाई, बीकानेर, तो 2nd आ जाएगा। और गेबसार कहां पर है, डूंगरपुर, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपके, फर्स्ट जो है, सेकंड जो है, सॉरी, यह आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बेथली लघु सिंचाई परियोजना अवस्थित है कोटा, झालावाड़, बारा या चित्तौड़गढ़, बताइए। बेथली लघु सिंचाई परियोजना जो है कहां पर स्थित है, ध्यान से रखिएगा। बेथली जो है ये सर पार्वती नदी के किनारे पर बनी हुई है। 1965 में इस परियोजना को जो है स्टेब्लिश किया गया था, बिल्कुल। और जिला कौन सा है, कोटा, झालावाड़, बारा या चित्तौड़गढ़। रवीना जी जो है बी बता रहे सर झालावाड़, और मधु जी बता रहे हैं सी। ये तो कंपटीशन हो गया यार, कंपटीशन स्टार्ट भैया है, बी और सी में कंपटीशन। तो भाई बाकी लोग जरा सी या ए या डी बता दो, तो कंपटीशन और अच्छा हो जाएगा, है ना। देखिए मैंने कहा पार्वती नदी, ठीक है ना, तो यहां पे जो आंसर है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल मधु जी, बिल्कुल सही, ठीक है। कौन सा भाई, बारा, कौन सा होगा, बारा होगा भाई। रवीना जी झालावाड़ नहीं होगा, ठीक है ना। बेथली लघु सिंचाई परियोजना जो है ये 12 में है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट, राजस्थान में जीरा के उत्पादक, हे भगवान, है मौसम्बी, ऐसा बेरी हो रहा है कि राजस्थान की जो एक तरह से महिलाएं हैं जिनके पतियों ने खेत में इस समय जीरा बोया होगा, तो वो गाना जरूर गा रही होगी। कौन सा, यो जीरो जीव रो बेरी रे, मत बाओ मारा परण्या जीरो, है, मैंने मना किया था मत बो इसको, अब क्या, अब पछताए होत क्या, है ना, बिल्कुल। तो जीरा जो है ज्यादातर किस फील्ड में तो होता है, वेस्टर्न राजस्थान में होता है, पश्चिम राजस्थान में होता है, ठीक है ना। तो कौन होता है, मेन सिटी कौन सी, जोधपुर है, कौन सा आएगा, जालोर, जोधपुर, बाड़मेर, ठीक है ना, बिल्कुल, ओके ओके। अब यहां बताओ मुझे, राजस्थान में जीरा मंडी किस जिले में है, बताइए। राजस्थान में जीरा मंडी किस जिले में है, दिल तो कमेंट करके। जीरा मंडी जो है वो कहां पर है, बिल्कुल सही है, जालोर, जोधपुर, बाड़मेर। जीरा मंडी जो है कहां पर है, बिल्कुल सही सभी का, वेरी गुड। तो कहां पर है भाई, जीरा मंडी, मैंने मंडी पूछी है कि साहब जीरा मंडी कहां पर है ना। इनमें से ही एक जिले में होगी, बिल्कुल। देखते हैं राइट आंसर किसका आता है, जीरा मंडी, है ना। नहीं 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 नहीं, जालोर नहीं, जालोर नहीं भाई, ये रहा, ठीक है। हाँ, ये से सवाल जो है ये अपडेट कर रखो भाई सारे लोग, है ना, अपडेट रखो अपने आप को, ऐसे ही मिलेंगे सवाल वहां पे। चलिए ओके, कौन सा भाई, नागौर। नेक्स्ट, संगरिया, सांचौर, साथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे 6 लेन है, पहली बात तो क्या है भाई, ये 6 लेन। इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपके अमृतसर जामनगर, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे,
क्या ये अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे है, ठीक है। दूसरा 6 लेन एक्सप्रेस वे है। क्या है भाई? 6 लेन जो है ये एक्सप्रेस वे है, ठीक है। चलिए, नेशनल हाईवे कौन सा है? तो नेशनल हाईवे है 754K। हाईवे कौन सा है भाई? नेशनल हाईवे 754K है। राजस्थान के किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? सवाल यह है। दिलीप जी बोल रहे हैं जोधपुर। दिलीप जी कोइंसिडेंस जो है, मेरा नाम भी दिलीप है, ठीक है ना। चलिए, तो आप और हमारा नाम बिल्कुल सेम है भाई। बताइए। जी हाँ, देखिए, इस हाईवे की टोटल लंबाई, कुल लंबाई जो है वो तो 917 किलोमीटर है, और राजस्थान में इसकी लंबाई 637 किलोमीटर है, ठीक है ना भाई। केवल एक का आंसर आया भाई, क्या बात है ना। जो क्वेश्चन हटके आ जाता है वहां पे तुम हट ही जाते हो, हथियार डाल देते हो। लो साहब, है ना, मैं तो हथियार जो है डाल चुका हूं, सरेंडर कर चुका हूं। नहीं नहीं नहीं, सरेंडर नहीं करना है। मैंने बता दिया इतना। हाईवे का पूरा नाम क्या है भाई? अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे। कौन से एनएच पर है? तो 754K पर है। कुल लंबाई कितनी इसकी? 917 किलोमीटर है। राजस्थान लेंथ कितनी है? तो 637 किलोमीटर है। अब राजस्थान में कहां से गुजरेगा, ध्यान रखना, ठीक है। राजस्थान में ये कहां से गुजरेगा? तो गुजार देते हैं इसको। आ जा भाई, आ जा भाई, आ जा, ये मान लो, ठीक है। चलिए, पहला जो जिला आएगा बेटा वो कौन सा आएगा? तो वो आएगा आपके हनुमानगढ़। पहला कौन सा आएगा भाई? हनुमानगढ़, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा कौन सा आएगा? तो दूसरा आएगा श्री गंगानगर। कौन सा आएगा? श्री गंगानगर। तीसरा कौन सा आएगा? तो तीसरा आएगा बीकानेर। अब इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो नए जिले इकोनॉमिक सर्वे में नहीं दिए हुए थे, ठीक है, नहीं दिए हुए थे। लेकिन अगर नया जिला जोड़ूं तो मैं यहां पर उससे रेड कर रहा हूं, तो यहां पर आप कर लोगे फलोदी, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में जो दिए हैं वो ग्रीन मार्कर से हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद आएगा भाई जोधपुर। क्या आएगा? जोधपुर। उसके बाद फिर मैं रेड यूज कर रहा हूं, मतलब नया जिला, तो कौन सा भाई? बालोतरा। इसके बाद कौन सा भाई? बाड़मेर। और उसके बाद कौन सा? जालोर, ठीक है। ये है पूरे, नोट कर लो ध्यान से, गलती मत करना। मैं बात कर रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक्सप्रेस वे है, करंट का मुद्दा है, पूछ सकता है, सो प्लीज बी केयरफुल। हम बात कर रहे हैं अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे, जिसे संगरिया सांचौर साथलपुर गिंडफील्ड एक्सप्रेस वे भी कहा जाता है, जो कि राजस्थान के निम्न जिलों से गुजरता है। इसमें से कौन सा नहीं आएगा? तो साहब इसमें से जैसलमेर जो है नहीं आएगा, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे में जो जिले दिए हुए हैं वो यहां पर ग्रीन मार्क से लिखे हुए हैं, और जो जिले नए जिले जो नहीं दिए हुए हैं वो मैंने रेड मार्क से यहां पर लिख दिए हैं, ठीक है। ये किस एनएच पर है? तो मैं बता चुका हूं आपको, 754K पर है। टोटल लेंथ इसकी अमृतसर से जामनगर तक आपके 917 है। राजस्थान में इसकी लेंथ 637 किलोमीटर है। दैट्स इट, क्लियर गाइज? चलिए, बहुत प्यारी, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई, है ना। चलिए, ओके। नेक्स्ट, माउंट आबू के आसपास जहां वर्षा 150 सेंटीमीटर में अधिक है या से अधिक है, ठीक है, वहां पर कौन से वन पाए जाते हैं? ठीक है ना, कौन से वन जो है पाए जाते हैं? पहला उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, तीसरा अर्ध शुष्क पतझड़ वन, और चौथा उष्ण कटिबंधीय कटीले वन।
सर मैंने वन तो पढ़े हैं, मैंने वन तो पढ़े हैं, लेकिन सर मैंने सदाबहार भी पढ़ा है, मैंने शुष्क भी पढ़ा है, लेकिन मुझे ये तो पता है कि सर यहां पे सदाबहार आएगा। अब सदाबहार कौन सा आएगा, है ना, ये बताइए जल्दी से फटाफट से। तो भाई जाहिर सी बात है माउंट आबू के आसपास कौन सा मिलेगा, उष्णकटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय। ध्यान से सोचना, समझ के फिर आंसर देना, है ना। बिल्कुल देखते हैं फर्स्ट और राइट जो है आंसर किसका आता है। चलिए ठीक है, बता दो मैं आपको सभी को, तो यहां मिलेगा बेटा आपको कौन सा, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उष्ण कटिबंधीय कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का क्षेत्र होता है, और माउंट आबू जो है वो कर्क रेखा से उत्तर की ओर है। कहां पर है, उत्तर की ओर है, ठीक है। डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है वही आता है आपके किसमें, उष्ण कटिबंध, स्पेशली कहां, बांसवाड़ा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आसोप संरक्षित क्षेत्र, गजेंद्र जी मोस्ट वेलकम। आसोप संरक्षित क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है। द लेटेस्ट क्वेश्चन ऑफ द रिट एग्जाम्स अपकमिंग। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि 18 जनवरी 2025 तक राजस्थान में कितने संरक्षित क्षेत्र हैं, तो आपका आंसर क्या होगा भाई, बताइए। अगर आपसे पूछा जाए कि 18 जनवरी 2025 तक राजस्थान में कितने सुरक्षित क्षेत्र हैं, कितने कंजर्वेशन रिजर्व हैं राजस्थान में, तो आपका आंसर क्या होगा, जल्दी से, ठीक है ना। बिल्कुल, तो प्लीज हाँ 36 मत करके आना, 37वां बन चुका है, ठीक है ना। और कितने होंगे अब, 37, और उसका नाम क्या है, आसोप सुरक्षित क्षेत्र। कौन सा है, आसोप सुरक्षित क्षेत्र, जो कि कहां है भाई, भीलवाड़ा। कहां है भाई, भीलवाड़ा। अब जरा में थोड़ा सा डीप जाते हैं, थोड़ा सा और गहरा जाते हैं, ठीक है। किस तहसील में है बताइए, भीलवाड़ा की किस तहसील में है। हिंट दे देता हूं, वो तहसील पहले शाहपुरा में थी, अब वापस से भीलवाड़ा में, है ना। बिल्कुल, तो साहब उस तहसील का नाम लिख दूं क्या भाई, चलो परेशान मत, तो लिख देता हूं, कोटड़ी। कौन सी भाई, कोटड़ी तहसील में। बिल्कुल ध्यान, इंपोर्टेंट है ये भी, है ना। ऑफिशियल जो है, जो डायरेक्टर दिए गए हैं उसके हिसाब से क्या है, कोटड़ी तहसील। कोटड़ी पर लिखा थी, शाहपुरा में थी, ठीक है। आंसर क्या होगा, भीलवाड़ा। चलिए नेक्स्ट, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाला प्रथम राजस्थानी कौन था, बताइए। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाला प्रथम राजस्थानी, 1947 का युद्ध था साहब, ठीक है ना। इंडो पाक वार चल रहा था, और जो लड़ा बंदा, है ना, क्या बात है। और उन्हें फिर क्या दिया गया, मरणोपरांत। क्या दिया गया भाई, मरणोपरांत जो है क्या दिया गया, बिल्कुल, है ना। हाँ, कब दिया गया, ये सवाल हो जाएगा। गजेंद्र जी ए बोल रहे हैं, फिर बी, अच्छा ओके ओके। गजेंद्र जी ओएमआर शीट में ऐसा मत करना, है ना, डिलीट करके मत करना भाई, वहां पे गलती हो जाएगी। बताओ भाई कौन सा होगा। रवीना बोल रही है ए, नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, नहीं। 1952 दे भाई इनको, क्या आएगा, पीरू सिंह, पीरू सिंह, ठीक है। अच्छा, अभी नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है ना, अंडमान निकोबार के 21 आइलैंड जो गुमनाम आइलैंड हैं, उन सबको परमवीर विजेताओं, परमवीर चक्र विजेताओं के सम्मान में जो है नामकरण दे दिया गया है। उसमें भी किसका नाम है, पीरू सिंह का, भूलना मत, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, वाह भाई, निम्न में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने डायर के कृत्य से दुगनी विवश, अच्छा मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड, है ना, या राजस्थान का जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया या उससे बढ़कर कहा गया, तो कौन सी घटना है ना। अलवर का किसान आंदोलन पढ़ा है सबने,
पढ़ा नहीं पढ़ा? बिल्कुल साहब, सबने पढ़ा होगा, ठीक है ना। कब हुआ था? तो साहब अलवर में हुआ था, पहली बात तो ये है ना। उस समय यहां के शासक कौन थे? जय सिंह। कौन थे भाई? जय सिंह। लगभग 800 से ज्यादा लोग जो है मारे गए थे और उसकी विभत्स जो है निंदा की गई थी, निमुचना घटना। अच्छा, तारीख क्या थी? है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कितनी मई को? तो भाई 14 मई को। कितनी मई को? 14 मई 1925 को घटना हुई थी। बिल्कुल भाई, सभी का सही है, वेरी गुड। क्लास के बाद सब लोग लाइक और शेयर कर दो यार। कांगड़ कांड या कांगड़ा कांड किस प्रजामंडल के अनुसार घटित हुआ था? झालावाड़, जयपुर, बीकानेर या कोटा? कांगड़ कांड भाई बताइए। बिल्कुल कांगड़ कांड या निमुचना को बिल्कुल सही है रवीना जी, वेरी गुड। बताओ भाई, कांगड़ कांड जो है ये किससे संबंधित है? जी हाँ 1946 है ना। बिल्कुल बिल्कुल, सी को लॉक कर दे, बिल्कुल सही है, सी लॉक। और आंसर आप बन चुके हैं साहब, रिट एग्जाम आप पास कर चुके हैं, ठीक है। और थर्ड ग्रेड की जो है जो जॉब है वो विद 8th पे कमीशन आपका इंतजार करती है ना। 8वां वेतन आयोग लगने वाला है, ध्यान रखो। नेक्स्ट, जय दयाल, थोड़ा स्पीड बनाते हैं भाई। वह मेहराब खां ने राजस्थान के किस नगर में 1857 के दौरान क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? जय दयाल व मेहराब खां है राजस्थान का वो किला जो सर्वाधिक समय मैक्सिमम 6 मंथ से भी ज्यादा क्रांतिकारियों के अधीन रहा है ना, जहां के राजा पर जो है एक तरह से विश्वासघात करने का आरोप लगाया गया कि उन्होंने खुद को नजरबंद कर लिया था, ठीक है। बिल्कुल निरंजन सिंह जी बोल रहे हैं सी, ओके बिल्कुल सही सभी का। कौन सा? कोटा, वेरी गुड। नेक्स्ट, अकबर द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष में किया गया था? ठीक है ना, ताकि जो सभी राजा थे वो एक रहें और एक मतलब कैसे अकबर की चिंता जो है स्वीकार कर लें। बताइए भाई, तो कौन सा भाई? नागौर दरबार 1570। नेक्स्ट, कर्नल जेम्स टोड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है? ओ शाबाश, है ना। किस युद्ध को जो है मेवाड़ का मैराथन जो है कहा गया है? बताइए। हल्दी घाटी के युद्ध को, दिवेर के युद्ध को, खानवा को या सारंगपुर का युद्ध? हल्दी का युद्ध 1576 है ना। महाराणा प्रताप वर्सेस कह दो अकबर, और अकबर की भी लीड कौन कर रहा था साहब? इधर मान सिंह। दिवेर का युद्ध है ना 1582, तो वो सेना थी, इधर अमर सिंह भी साथ थे। चलिए, फिर खानवा का युद्ध है ना, बिल्कुल साहब है रूपवास तहसील, बाबर का आना हुआ है ना 1527 रूपवास, तो इधर राणा सांगा वर्सेस बाबर है ना, गाजी की उपाय धारण करी। और सारंगपुर का युद्ध 1437 कुंभा वर्सेस महमूद खिलजी, और खिलजी कौन सा? फर्स्ट। अरे भाई, पिता की हत्या का बदला लेगा ना बंदा, तो लिया था साहब, है ना। हाँ, चाचा वो मेरा, ध्यान है बिल्कुल। तो किसे कहा था मैराथन? तो दिवेर के युद्ध को। हल्दी घाटी को क्या कहा था साहब? थर्मोपल्ली। क्या कहा था? थर्मोपल्ली कहा था। चलिए, बिल्कुल सही सभी का। नेक्स्ट, वेली कृष्ण रुक्मणी, ओ हो वेरी गुड, और राव जयसिरो छंद, इन 2 डिंगल में लिखी पुस्तकों को संपादित करने तथा वसनिका राठौर, रतन महेश, दासोत्री खिड़िया, जग्गारी कही को प्रथम बार प्रकाश में लाने का श्रेय किसे है? मुझे याद है वो समय 1914 से 1914 से 1919 का काल था, ठीक है ना। राजा थे साहब बीकानेर के राजा गंगा सिंह। गंगा सिंह जी, इनके काल में एक इतालवी नागरिक आता है। क्या आता है भाई? इतालवी नागरिक, इटली का बंदा है ना। और गंगा सिंह जी उसे जो है राजस्थान के दुर्लभ ग्रंथों को खोजने का काम दे देते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। और काम दे देते हैं तो फिर क्या होता है साहब? वो कुछ ग्रंथ खोजता है, इसमें से सबसे फेमस कौन था है?
है ना, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा लिखा हुआ कौन सा, बेल्ली कृष्ण रुक्मणी री। और उसे, इस ग्रंथ को दुर्सा आडा ने, किसने बेटा, दुर्सा आडा ने क्या कहा है, पांचवा वेद, पांचवा वेद कहा है या 19वां क्या कहा है, पुराण कहा है। ठीक है, तो क्या नाम था उस बंदे का, उस बंदा का नाम था लुइगो पियो, है ना, लुइगो पियो। लेकिन सर ने बता दो सर, लुइगो पियो टेसिटोरी, किसने, लुइगो पियो टेसिटोरी। इसका नाम क्या था, एलपी टेसिटोरी, एलपी टेसिटोरी। ठीक है, भूलना मत। और बेल्ली कृष्ण रुक्मणी को किस व्यक्ति ने पांचवा वेद 1900 पुराण का दुर्सा आडा ने, पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा है बेल्ली कृष्ण रुक्मणी री। ठीक है ना। और पृथ्वीराज राठौड़ को झालावाड़ की जागीर किसने दी थी भाई, बताना, पाथल पिथल भूलना मत, है ना। पृथ्वीराज राठौड़ को झालावाड़ की जागीर किसने दी थी, तो अकबर, तो अकबर के काल में थे वो। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, कुछ बोली आपके सामने है, जगरोती, डाटी, नागरचोल या धावड़ी, बताइए फटाफट से, जो इसमें कौन सा सही होगा। बिल्कुल बी केयरफुल, जगरोती, डाटी, नागरचोल या धावड़ी, जरा ध्यान से, बोलियों पर सवाल बहुत आते हैं, बिल्कुल बी केयरफुल। रोज मंडे टू सैटरडे शाम को 4 बजे ये टेस्ट पेपर सोल्व करवा रहा हूं, डिटेल भी सबसे इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है ना। 15 पेपर सोल्व करेंगे हम आज, जो है दूसरा ये, पहला पेपर कल करवा दिया, ऑफलाइन मोड पे जाकर देख लेना उसको। ठीक है ना। चलिए तो बताओ भाई, इसमें से कौन सा आएगा जल्दी से भाई, है ना। तो देखिए, हाँ, अकबर ने, रवीना जी बिल्कुल सही है आपका आंसर, बताइए। देखिए जगरोटी कहां बोलते हैं भाई, जगरोटी अपने बोलते हैं करौली में, तो 4 आएगा, 2 में 4 सही है, बाकी तो हटाओ, कोई मतलब नहीं है। उसके अलावा डाटी, डाटी बोलते हैं बेटा, डाटी डडकी बाड़मेर, तो कौन सा होगा, ए। ठीक है ना। नागरचोल कहां पे, आपके टोंक साइड में। और धावड़ी कहां पे भाई, उदयपुर साइड में। तो 4 3 2 1 हो गया, ए हो गया, बिल्कुल ए लॉक कर दिया, बिल्कुल मधु जी सही है। चलिए नेक्स्ट, वाह भाई, दूतई, गदर, डगला, कानो एवं मिर्जाई किससे संबंधित है ना, किससे संबंधित है। पहला तलवार, दूसरा पगड़ी, तीसरा अंगरखी, चौथा ओढ़नी। दूतई, गदर, डगला, कानो और मिर्जाई। यार इसमें एक आभूषण भी होता ना ऑप्शन, तो मजा आ जाता है ना। हाँ, क्या है ये सब, है ना, बताइए, बी केयरफुल। दूतई, गदर, गदर तो मूवी ना साहब, है ना, हाँ 2 तो सेकंड भी आ गई थी, डगला, कानो और मिर्जाई। बिल्कुल बिल्कुल रवीना जी बिल्कुल सही है, मधु जी बिल्कुल सही है, सभी का कौन सा, सी, अंगरखी। अंगरखी जो है ये साहब पुरुषों का वस्त्र होता है। क्या होता है ये, पुरुषों का वस्त्र होता है, एक तरह से कमीज टाइप होती है, कुर्ता टाइप होता है। ठीक है ना, जो कि बाहादार होता है। क्या होता है, इसमें बाहें होती हैं, है ना, बाहें होती है, स्लीव्स जो है इसमें होती हैं। चलिए, तेजाजी का जन्म स्थल बताओ भाई, तेजाजी का जन्म स्थल, जो तेजा बाबा की तेजा टेर है ना, बिल्कुल धोड़ा जाट है, बताइए। जन्म स्थल पूछा है भाई, सर बताओ भाई। जी हाँ से, विक्रम संवत 1130, माघ शुक्ल 14, है ना। धोलिया वीर कहते हैं इनको, क्या बोलते हैं इन्हें, धोलिया वीर या काका बाका, काका बाका या काला बाला के देव, इन्हें कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है दोनों वर्ड। ठीक है ना। तो कहां हुआ था भाई, बिल्कुल सही सभी का, खरनाल नागौर में। कहां हुआ था, खरनाल नागौर में। चलिए अच्छा, मुझे चलो चलते हैं अभी नेक्स्ट। मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्योहार घुड़ला, है ना, जोधपुर आ जाओ भाई। कब मनाया जाता है ना, महिलाएं जो होती है वो सब
कुम्हार के वहां जाती हैं, कुम्हार के घर पे जाती है गीत गाते हुए, और एक मटका लेती हैं जिसमें क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। क्या होते हैं उसमें, छिद्र। फिर उसमें क्या लाती है, दीपक, और गीत गाते हुए जो है अपने घर पे आती हैं, ठीक है ना। और फिर जो है वहीं से जो है कहां जाती हैं, अपने किसी पड़ोसी या अपने जो है रिश्तेदार के वहां जाती हैं, ठीक है ना। तो कब से कब तक चलता है, तो साहब ये जो है चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। तो फटाफट बता दो कि चैत्र शुक्ल अष्टमी को और कौन सा त्योहार राजस्थान में मनाया जाता है, बताइए। चैत्र शुक्ल अष्टमी को और कौन सा त्योहार राजस्थान में मनाया जाता है, जल्दी से कमेंट करो भाई, फटाफट से। कौन सा त्योहार जो है राजस्थान में चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है, गिंदोली, और सोचो भाई। हाँ इंदौर बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल मधु जी बिल्कुल सही है। कौन सा भाई, शीतला अष्टमी। कौन सा भाई, शीतला अष्टमी, है ना। अरे बासेड़ा की देवी, है ना, बिल्कुल महामाया, है ना, बच्चों की संरक्षिका सेढल देवी, है ना, एकमात्र ऐसी लोक देवी जिनकी खंडित प्रतिमाओं यानी जो पत्थर की प्रतिमाएं उनकी पूजा होती है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्न में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी, वाह भाई नाइस क्वेश्चन, है ना, कहा जाता है ना। अभी शायद सीटी में भी एक सवाल आया था, आई थिंक सो, छतरियों पर, है ना, जो शायद बीकानेर छतरी को पूछी थी। हाँ भाई, तो यहां पर देखिए सबसे बड़ी छतरी शेखावाटी की, राम गोपाल पोद्दार की, कल्याण सिंह की, हरदयाल सिंह की, गोपाल सिंह की, ठीक है। अब देखो ये छतरी जो है ना, हाँ कहां पर है, रामगढ़ का क्षेत्र है, बिल्कुल 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 रवि, चावल का लपटा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, ठीक है। ठंडा जो है बासरा का भोग लगता है बेटा, बताइए। हाँ बिल्कुल, तो कहां है भाई, रामगढ़ मैंने कहा, कहां पे, सीकर में। और कब बनी थी, कहा जाता है साहब 1872, राम गोपाल पोद्दार की। ये होता थोड़ा डीप क्वेश्चन, है ना, सीईटी मैथ है, छतरी पूछी बीकानेर की, शायद हाँ बच्छावतु की हवेली पूछी थी सीईटी में। सीईटी में क्या पूछा था बेटा, बच्छावतु की हवेली कहां पर है ना, हाँ यहां तक मुझे याद है। तो कहां पर है बेटा, बीकानेर। ये अभी सीईटी में आया था आपके, भूलना मत। चलिए नेक्स्ट, अब 4, 5, 6 सवाल आपके टीचिंग मेथड के हैं, उसके बाद में 4, 5 सवाल वापस राजस्थान जीके के हैं, ध्यान दीजिए। ये आपका टीचिंग मेथड सवाल है, और यही वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपके मन को काफी डामाडोल कर जाते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती। आलोचना मतलब क्रिटिसाइज्म करना, है ना, किसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है। तो पूछा है सही उत्तर का चयन करें, ठीक है ना। और दूसरा, ये जो सोच है आलोचनात्मक, ये दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। तो सर अगर आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपके पास तर्क वितर्क जो है दोनों आते हैं, ठीक है ना, दोनों आते हैं, तो उसे समझने में वो मदद करती है। यहां लिखा हुआ नहीं करती है, तो यहां पर जो है ध्यान दीजिए, पहला सत्य है, पहला जो है सत्य, दूसरा असत्य है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे जो है आपके डी जो है आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सभी नोट कर लो भी ध्यान से, क्या हो जाएगा इसमें, डी जो है आपके आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बेंजामिन ब्लूम के कॉग्निटिव जो उसके थे संज्ञानात्मक पक्ष थे, उसमें कौन सा शिक्षण उद्देश्य नहीं है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है ना, बहुत बार आ चुका है, पूछा नहीं है। ज्ञान, अधिग्रहण, विश्लेषण या मूल्यांकन, कौन सा नहीं है, बी केयरफुल, ध्यान से आंसर दो भाई, कौन सा जो है नहीं है पूछा गया है, ठीक है ना। ज्ञान नहीं है, अधिग्रहण नहीं है, विश्लेषण नहीं है, मूल्यांकन नहीं है, तो इसमें क्या होगा साहब, इसमें होगा अधिग्रहण जो है नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में
निम्न में से कौन से कथन सही है। एसएसटी का जो आप टीचिंग करते हैं उसके संदर्भ में, ठीक है, यानी कि रीडिंग भी कर रहे हो, स्टडी भी कर रहे हो, दोनों काम हो रहे हैं, तो उसके कौन से संबंध जो है यहाँ पे सही है। 4 आपको स्टेटमेंट दिए हुए बताने हैं आपको, इसमें से कौन सा जो है यहां पर सही जो है वो दिया हुआ है। बिल्कुल बी केयरफुल। देखिए, समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है। ओके, विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे। अरे ना भाई, वेस्टर्न कंट्रीज में होता है बच्चों को छोटे बेटा जाओ एंजॉय योर लाइफ, है ना, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। चलो, समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी बहुत मिलना चाहिए। ओके, देखते हैं। और दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करना। बताइए इसमें जो है कौन सा होगा। देखिए, इसमें ये गलत है, ठीक है ना, और ना 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 नहीं भाई, नहीं गलत है। तो फर्स्ट और फोर्थ सही है, तो यहां पर क्या होगा, सी जो है आंसर होगा। एसएसटी में ये तो होता है। नेक्स्ट, कक्षा कक्ष की दीवारों पर भारतीय संविधान में उद्धत मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को लिखा गया है। भाई क्लास है, उसकी दीवारों पर आपके जो मौलिक अधिकार हैं और ड्यूटीज जो हैं वो दिए हुए हैं। अब उससे क्या होता है, बच्चा जो है वो उनको कैसे सीखता है, अवलोकन के द्वारा, कल्पना करके, याद करके या तर्क करके। बताइए कैसे जो है आप उनको सीखेंगे। है डेली रट्टा मारोगे क्या, अरे भाई है, तर्क तो आप वहां कांच दीवार से तर्क कैसे करोगे, कल्पना तो कैसे कर पाओगे, भाई सामने है। तो हम किसी चीज को देखते हैं तो क्या होता है, अवलोकन करना, है ना। तो यहां पे क्या आ जाएगा आंसर, यहां पे हो जाएगा ए। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है। तथ्यात्मक सूचनाओं को एकत्रित करना, सामाजिक प्रथाओं का अध्ययन, मानवीय संबंधों का अध्ययन और समाज को श्रेष्ठ बनाना, और अंतरराष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। ठीक है ना। टीचिंग मेथड को पहले ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और फिर जो है उसके आंसर दीजिए, बिल्कुल ध्यान से, बी केयरफुल। ठीक है ना। नवीन संकल्पना पूछा है तो तथ्य सूचना को एकत्रित करना, बेटा ये पुरानी संकल्पना है, नवीन नहीं है। प्रथाओं का अध्ययन, ये भी शुरू से होता आ रहा है। ठीक है ना। बिल्कुल रवीना जी सी बोल रही है, राइट आपका आंसर है। ठीक है ना। इन चारों में सबसे नवीन जो है क्या है, मानवीय संबंधों का अध्ययन और समाज को श्रेष्ठ बनाना। नेक्स्ट, संरचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है, स्ट्रक्चर जो एवोल्यूशन है वो कब किया जाता है। एक नई इकाई को पढ़ाने से पहले, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, एक कार्यक्रम के पूर्ण होने पर, या शैक्षणिक सत्र के अंत में। सवाल ध्यान से पढ़िएगा, संरचनात्मक मूल्यांकन जो है कब किया जाता है। बी केयरफुल, ध्यान से आंसर दो भाई, है ना, बहुत ध्यान से। कब किया जाता है, नई इकाई को पढ़ाने से पहले, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, एक कार्यक्रम के पूर्ण होने पर, शैक्षणिक सत्र के अंत में। तो कब होता है कि सर जब हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो चलती है। ठीक है ना। यहां कौन सा हो जाएगा, बी यहां पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, बहुत प्यारा सवाल है और बहुत बार एग्जाम में आया भी हुआ है, मैं तो इसे वेरी इंपॉर्टेंट देता हूं यहीं पर। ठीक है ना। मूल्यांकन और मापन, इवोल्यूशन और मेजरमेंट के संबंध में जो इनका संबंध है उसे किस सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है। मापन बराबर मूल्यांकन प्लस मूल्य निर्धारण, मूल्यांकन बराबर मापन प्लस मूल्य निर्धारण, मापन बराबर मूल्यांकन, या मूल्य निर्धारण बराबर मापन प्लस मूल्यांकन। काफी बार एग्जाम में आ भी चुका है सवाल ये। ठीक है ना। और बहुत प्यारा सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट, मैं लिख दिया पहले इंपॉर्टेंट भाई है ना। तो यहां पे आंसर जो है कौन सा होगा, बिल्कुल सही है भाई रवीना जी, बिल्कुल सही है। कौन सा, बी, मूल्यांकन बराबर मापन प्लस मूल्य निर्धारण। मूल्यांकन है वो इन दोनों के योग से ही जो है प्राप्त होता है। नेक्स्ट, सीखने का प्रतिफल, लर्निंग का जो आउटकम वो क्या है। ध्यान से पढ़िए और फिर इसका आंसर जो है दीजिए। ठीक है ना। बिल्कुल बी केयरफुल, ध्यान से दीजिएगा भी इसका। डेली मंडे टू सैटरडे मैं आपको यहां पर 15 मॉडल पेपर सोल्व करवा रहा हूं एसएसटी के, और एग्जाम में जब जाएंगे तो आपको इसका रिजल्ट दिखाई देगा।
ठीक है ना। सो प्लीज बी केयरफुल, ये बुक मार्केट में है, वो लीजिए और डेली जो है मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, खुद का मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। चलिए, तो यहां पर तो जो है क्या होगा, ये उपरोक्त सभी होगा इसमें, है ना, सारे जो है एक सीखने के प्रतिफल के आउटकम है, ठीक है ना। बिल्कुल भाई, जय माता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी श्रव्य सामग्री है, कौन सी जो है यहां पे श्रव्य सामग्री है, बताइए भाई कौन सी जो यहां पर श्रव्य सामग्री है, ठीक है। फर्स्ट लिंगवा फोन, दूसरा ओवरहेड प्रोजेक्टर, तीसरा चित्र विस्तारक यंत्र और दूसरा बुलेटिन बोर्ड। श्रव्य सामग्री कौन सी है? बिल्कुल मधु जी, ठीक है, उसके लिए भी देखो शाम को 7 बजे से क्लास चल रही है, ठीक है, संस्कृत की, वो भी आप लिया करो, है ना, 7 बजे स्टार्ट हो जाती है, तो वो भी आप लिया करें भाई, आपकी लैंग्वेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है वो। बताइए। नहीं 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 नहीं, इसमें आएगा ओवरहेड प्रोजेक्टर, ठीक है ना, हाँ, श्रव्य, ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षण का प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान विकसित किया गया है, ठीक है ना, किसके द्वारा? ब्रूनर के द्वारा, रिचर्ड सकमैन के द्वारा, डोनाल्ड ओलिवर के द्वारा या जॉन डीवी के द्वारा? प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान किसके द्वारा जो है विकसित किया गया है, बताइए भाई जल्दी से। चलिए, हाँ सॉरी बिल्कुल, हाँ यहां पे लिंगवा फोन, सॉरी। चलिए बताइए, प्रच्छा परीक्षण प्रतिमान किसके द्वारा विकसित किया गया? ब्रूनर के द्वारा, रिचर्ड सकमैन के द्वारा, डोनाल्ड ओलिवर के द्वारा या जॉन डीवी के द्वारा? बताइए किसके द्वारा जो है इसे प्रतिपादित किया गया है? चलिए, तो ये किसके द्वारा भाई? रिचर्ड सकमैन के द्वारा। नेक्स्ट सवाल, 6 सवाल जो है अब आपके किसके हैं? वापस जीके के हैं। देखिए, मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? सवाल क्या है? मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? चंपा, विराटनगर, कुशीनारा या गोकुलपुरा? बताइए। मत्स्य जनपद है ना, बिल्कुल आपका कोटपुतली बहरोड वाला क्षेत्र है ना। बताइए, अब मैंने तो आंसर बता दिया एक तरह से, कौन सा जगह आपके? विराटनगर। वेदों के बारे में निम्न में से कथनों पर विचार करो और कौन सा कथन सही है? वर्तमान में प्रचलित गायत्री मंत्र ऋग्वेद का ही मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः वाला, ठीक है। यजुर्वेद में यज्ञों में प्रयुक्त होने वाले श्लोक और मंत्र हैं, यजुर्वेद में श्लोक और मंत्र। सामवेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। अथर्ववेद में विभिन्न रोगों और चिकित्सा विधि संबंधित ज्ञान संकलित है। कौन सा सही है, ये आपका जो है यहां पे पूछा जा रहा है। बताइए कौन सा जो है यहां पर सही है? बिल्कुल ध्यान से भाई, बी केयरफुल आंसर दीजिएगा। बताइए कौन सा जो यहां पर करेक्ट आंसर है? बिल्कुल ध्यान से, है ना। देखते हैं सही कमेंट जो है किसका आ रहा है। अब देखते हैं इसको सोल्व करते हैं। देखिए, प्रचलित गायत्री मंत्र ऋग्वेद का ही जो है अंग है, बिल्कुल सही है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, ऋग्वेद में यज्ञों में प्रयुक्त होने वाले श्लोक और मंत्र हैं, इट्स क्लियर, ये भी सही है, ठीक है। सामवेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा है, नहीं भाई गलत है, ये ओनली पद्य में है, गद्य में नहीं है, ठीक है। कविता है, श्लोक वगैरह है, गद्य व पद्य में क्या है? यजुर्वेद है, और ये सही है। तो ये यहां पे गलत है, ये यहां पे सही है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा? बी जो है यहां पे राइट हो जाएगा, बिल्कुल। नेक्स्ट, कौन से बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध संघ या मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था? मैंने कल इसकी पूरी व्याख्या करी थी, कल मैंने जो इसकी पूरी व्याख्या करी थी। कल हमने एक सवाल पूछा था थेरी गाथा का। कौन सा? थेरी गाथा। इसका संबंध किससे था? सुत्त पिटक से। ये त्रिपिटक होता है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। ओके, हाँ, और मैंने कहा था
थेरी गाथा जो है सुत्त पिटक के खंडक, जिसमें 18 पुस्तकें हैं, उसकी 9वीं पुस्तक का भाग है थेरी गाथा। ठीक है, तो यहां पर है बौद्ध संघ में मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। ये जो आपने बी आंसर दिया है कि इसी का दिया है किसी और का दे रहे हो? जरा ध्यान से भाई, है ना, बताइए। बी केयरफुल। यहां पूछा है संघ मठों रहने वाले लोगों के लिए। अब उसमें भिक्षु भी थे, कि नियम सबके लिए थे, भिक्षु भी थे और भिक्षुनिया भी थी। ठीक है ना, तो दोनों के नियम बिल्कुल 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 नहीं भाई, यहां पे गलत है सबका। यहां पर आंसर होगा आपके विनय पिटक। कौन सा होगा? विनय पिटक। ठीक है, सुत्त पिटक में तो भाई ध्यान रखना इनके छंद थे। मैंने अभी कहा था थेरी गाथा, थेरी मतलब होता है बड़ी महिला, थेरी मतलब क्या होता है? बड़ी महिला, और गाथा मतलब क्या होते हैं? छंद, श्लोक। ठीक है, सुत्त पिटक में तो महिलाओं के द्वारा, भिक्षुओं के द्वारा दिए गए छंद और श्लोक हैं। ठीक है ना, तो यहां पे क्या आंसर आएगा? विनय पिटक। बिल्कुल रवीना जी, ठीक है, यहां पे क्या होगा? आंसर ए होगा। विनय पिटक में दिया हुआ है भिक्षु और भिक्षुओं के लिए जो नियम और कानून जो है, ठीक है, वो यहां पर दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नर्तकी की कांस्य मूर्ति निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई थी? लोथल से, मोहनजोदाड़ो से, हड़प्पा से, या धोलावीरा से? काफी फेमस जो है ये सवाल है। बताइए कहां से जो है प्राप्त हुई थी कांस्य की मूर्ति नर्तकी की? बताओ भाई जल्दी से। चलिए थोड़ा जल्दी कर लेते हैं भाई। तो कहां से? मोहनजोदाड़ो, मृतकों का टीला, है ना। नेक्स्ट, सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या बताया था? ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या बताया था? 3250 ईसा पूर्व, 2750 ईसा पूर्व, 3500 से 2700 ईसा पूर्व, 2900 से 1900 ईसा पूर्व, या 2500 से 1800 ईसा पूर्व? ठीक है, सर जॉन मार्शल 1823, फिर 1827। बताइए बताइए क्या बताया था कालक्रम सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता का? बिल्कुल बताइए फटाफट से, किसका जो है सही आंसर आएगा? देखिए मैं बताता हूं भाई, ठीक है ना। तो क्या होगा इसमें? फर्स्ट 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व जो है कालक्रम बताया था। बिल्कुल रवीना सही है आपका। नेक्स्ट, है पृथ्वी के महाद्वीपों का आकार के अनुसार सही क्रम क्या है? महाद्वीप दिए हुए हैं और उसमें पूछा है आकार के अनुसार क्रम, यानी कि बड़ा से छोटा। ठीक है, और ये ग्रेटर देन का जो है साइन जो है आपके दिया हुआ है। ठीक है ना, बताइए कौन सा जो है यहां पे सही सीक्वेंस है? महाद्वीपों के आकार के हिसाब से कौन सा जो है यहां पर सही सीक्वेंस है? बिल्कुल ध्यान से दीजिएगा, गलती मत करना भाई। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा। फिर मिलेंगे हम मंडे को बिल्कुल फिक्स टाइम 4 बजे शाम को, है ना, मॉडल पेपर 3rd के साथ। रवीना जी बोल रहे हैं 3rd, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, यूरोप। अरे भाई आकार के अनुसार पूछ रवीना जी। मधु बिल्कुल सही, राइट आंसर मधु जी आपका। कौन सा होगा? बी, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ठीक है, अंटार्कटिका, यूरोप एंड देन ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो यहां पे वो दोनों तो है नहीं, तो ये जो सीक्वेंस बिल्कुल सही है। ठीक है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और यूरोप। जी हाँ, बी को लोग बिल्कुल सही मधु जी, वेरी गुड। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती, अरे भाई साहब, तो कितनी भी फेयर लवली लगा लेते, कितनी भी हैंडसम लगा लेते, कितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट यूज कर लेते, ठीक है ना, हम तो बस फिर क्या होते? कौन सा गाना है वो, चलो छोड़ो यार, है ना। तो भाई क्या होता है यहाँ पे? गर्मी अधिक होती, ताप अधिक होता तो क्या होती? बारिश भी अधिक होती, है ना, जलवायु उष्ण होती, बिल्कुल। तो क्या होता?
अधिक ताप होता और अधिक वर्षा होती, कम वर्षा नहीं होती। चलिए, तो भाई ये था आज का मॉडल पेपर नंबर 2। ओके, आई होप सो आप क्लास समझ आएगी, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो मिलते हैं मतलब मंडे को शाम को 4 बजे नेक्स्ट मॉडल पेपर नंबर 3 के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।